नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो एस्टिमेटर सीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे आते रहते हैं कि सर हमें बताइए कि कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, कितने मार्क रखने से हमको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, माई सेल्फ आकाश कुमार बेहरा। आई एम करेंटली डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक, एंड नाउ आई एम ए थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। दोस्तों, आप 20 तारीख को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं वो पेन पेपर बेस्ड रहेगा, मतलब ऑफलाइन रहेगा। वो 100 मार्क का टोटल पेपर रहेगा। उसमें से 30 मार्क आएंगे आपके बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, उसके बाद 30 मार्क्स केमिस्ट्री, उसके बाद 30 मार्क्स आपका आएंगे फिजिक्स, और जो 10 मार्क रहेंगे वो रहेगा जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज के ऊपर। दोस्तों, आपको पूरे 2 घंटे मिलेंगे पूरा पेपर करने के लिए। मैं आपको सजेशन करूंगा आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे, आपको आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस एग्ज़ाम का एक फ़ायदा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क मिलेगा। और दोस्तों, क्वेश्चन 10+2 लेवल का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इतना टेंशन होने की बात नहीं है। और दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत इजी होता है, मतलब इतना हार्ड नहीं होता। बाकी एंट्रेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं आप बोल सकते हैं कि मीडियम रहता है। और दोस्तों, क्वेश्चन का जो स्तर रहता है वो बाकी सब एंट्रेंस के तुलना में आप मीडियम बोल सकते हैं, इतना हार्ड नहीं आता, इजी आता है। आपका अगर फंडामेंटल्स क्लियर है, आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बिना टेंशन लिए अभी रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। और दोस्तों, आपने अगर सभी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और फंडामेंटल्स आपका क्लियर होंगे, तो आप बड़ी आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आते हैं इसका रैंक जो सिलेक्शन होता है, रैंक लिस्ट जो मेरिट लिस्ट निकलता है वो कैसे निकलता है, मतलब कितने मार्क्स रखने पर आपको अच्छा रैंक मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपने क्वेश्चंस कितने करेक्ट किए हैं और कितने अच्छे से सभी सेक्शन को निभाया है। तो दोस्तों, आपने अगर बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स रखे होंगे तो आपको हायर रैंक मिलेगा। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, आपने अगर बायोलॉजी चुना होगा तो बायोलॉजी में आपको ज़्यादा मार्क्स रखने पड़ेंगे, और आपने अगर मैथमेटिक्स चुना होगा तो मैथमेटिक्स में आपको सब ज़्यादा मार्क्स रखने होंगे। उसके बाद अगर किसी का रैंक मतलब टाई हो जाता है तो उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री में उसे देखेंगे कौन सा बंदा का ज़्यादा मार्क है। तो आपने उसके बाद आपको बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। अगर केमिस्ट्री में भी अगर टाई हो जाता है उसके बाद वो देखेंगे फिजिक्स का मार्क कितना है। तो दोस्तों, आपको पहले बायोलॉजी को प्रायोरिटी देना होगा, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद आप प्रायोरिटी देंगे फिजिक्स को। और आप जो फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैं रेकमेंड करूँगा आप ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, क्योंकि 30 से 30 लगभग हमेशा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो आपने अगर न्यूमेरिकल्स में आपका फंडामेंटल्स क्लियर है, आप अगर अच्छे से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है आपके लिए। तो दोस्तों, उसके बाद अगर वो भी टाई हो जाता है तो आएंगे और 10+2 का जो रिज़ल्ट होगा उसका मार्क्स को देखेंगे। अगर ये सब भी टाई हो जाता है तो वो देखेंगे कि आपका जिसके साथ टाई है आपका एज कितना है और उसका एज कितना है। अगर दूसरे रैंक होल्डर का ज़्यादा एज है तो उसको मेरिट लिस्ट में पहला स्थान मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह कुछ रैंक सिलेक्शन होता है उनका। बाद जो 10 मार्क का क्वेश्चन आता है वो जनरल नॉलेज के ऊपर आता है, और कुछ करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं इसमें। तो दोस्तों, आपका अगर बाहर की दुनिया का भी नॉलेज है किताबों को छोड़कर, तो आप 10 मार्क भी अच्छे से ला सकते हैं। तो इसी तरह आपको अच्छा मार्क लाना है, जिसके वजह से आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा। और दोस्तों, आपको जिन जिन क्वेश्चन का आंसर आता है वो पहले सॉल्व कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको जिन जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है उसे भी अटेंड करके आइए, किसी भी तरह उसे अटेंड करके आइए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का तो डर नहीं है। तो हमें सब क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, क्या पता आपका सही भी हो जाए तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, और ज़्यादा मार्क्स की वजह से आपका रैंक और ज़्यादा मार्क की वजह से आपको ज़्यादा अच्छा रैंक मिल सकता है।
दोस्तों इसका कोई और दोस्तों आप जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद वो आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर भी ले जाते हैं, इसलिए किसी के पास भी ये क्वेश्चन पेपर नहीं रहता, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पर आप इसका टेंशन मत लीजिए, आप अपने जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसे क्लियर कीजिए। और दोस्तों एग्ज़ाम देने के कुछ दिन बाद इसका रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे निकल जाता है। इस साल शायद 28 सितंबर को निकलने वाला है रिज़ल्ट। और दोस्तों आपने अगर कोई रैंक सिक्योर किया होगा तो आपके घर पे और दोस्तों आपका अगर कोई भी रैंक मिला होगा तो आपके घर को एक कॉल लेटर जाएगा, उसमें आपको काउंसलिंग के लिए उसके बाद जाना पड़ेगा। दोस्तों मेरा जो कॉल लेटर आया था 2017 में, मैं कटक में गया था, हमारे कॉलेज में वो काउंसलिंग हुआ था। दोस्तों उसके बाद काउंसलिंग में क्या होता है, दोस्तों काउंसलिंग में आपके रैंक लिस्ट के मुताबिक आपको सीट मिलता है, आप कौन से कोर्स में जाएंगे और कौन से कोर्स में आप जाएंगे और कौन से कॉलेज में जाएंगे। मतलब जो 3 कॉलेज हैं, 3 कॉलेज के लिए एग्ज़ाम होता है, एसबी नेत्र उलटपुर कटक, NILD कोलकाता और निबमेट चेन्नई। तो दोस्तों पहले से आप निर्धारण कीजिए कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप पहले से क्लियर करके जाइए कि आपको कौन सा कोर्स में जाना है, BPD जाना है, BOT जाना है या BPO जाना है। तीनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, आपका मर्जी आप कौन सा कोर्स में जाना चाहेंगे। उसके बाद जो काउंसलिंग शुरू होता है वो मेरिट लिस्ट के अनुसार कैंडिडेट के नेम्स माइक में बुलाते हैं। आपको पहले से ही सोच के जाना होगा कि मुझे इस कॉलेज में और इस कोर्स में ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो काउंसलिंग हॉल में सभी 3 कॉलेज के 3 डिपार्टमेंट मतलब 9 डेस्क होते हैं। आपको 9 डेस्क में से आपको कौन से चुनना है। दोस्तों आप जब जाएंगे आप पर्टिकुलर मतलब आपको अगर एसबी नेत्र जाना है तो एसबी नेत्र वाले डेस्क में जाएंगे, और एसबी नेत्र डेस्क के आपको BPD ज्वाइन करना है तो आप BPD वाले डेस्क को जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे जाके आपका वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और जो भी होगा वो सब चेक करेंगे, उसके बाद एडमिशन होगा। दोस्तों आपने अगर हॉस्टल के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने पर्टिकुलर किस कॉलेज के और किस हॉस्टल के वार्डन के पास जाएंगे, वो वहीं पे आपको पता चलेगा। उसके बाद आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई करके आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक टाइम मिलता है कि इस दिन आके आपको कॉलेज में ज्वाइन करना है। उसी दिन आपको पता भी चल जाएगा आपको हॉस्टल में सीट मिला कि है नहीं। तो इसी तरह कुछ माहौल बनता है और आप घबराएगा मत। आपको अगर काउंसलिंग में जो कॉल लेटर मिला है, मतलब आपका अगर फर्स्ट सिलेक्शन में भी नहीं हुआ तो सेकंड सिलेक्शन भी होता है, ताकि जो सीट बचा हुआ होगा वो उन्हें भी मिलता है। तो टेंशन मत लीजिएगा, कई बार तो 3rd सिलेक्शन तक जाता है ये प्रोसेस। तो दोस्तों कुछ इस तरह के होता है काउंसलिंग। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए आपका आशा है और रुचि है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप उसके लिए सिलेक्शन हो। तो दोस्तों आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं अगर आपका सिलेक्शन होता है एसबी नेत्र में तो हमारा मुलाकात होगा। दोस्तों अभी के लिए अभी जाके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। दोस्तों आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। मेरा भी एग्ज़ाम है 28 और 30 को 5th सेमेस्टर। तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है एसबी नेत्र में तो आपके साथ मुलाकात ज़रूर होगा। दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक को एंड करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा और आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी का ज़रूरी है तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आज का टॉपिक को एंड करते हैं। जय जगन्नाथ, जय हिंद।